दो चैप्टर्स किए थे, एफटीपी और एफडीआई, ठीक है, उसके पहले किया था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई. लेसन 3 इन न्यू, ओल्ड में 6, ठीक है. चलिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले तो जरा ये गेस करके बताइए कौन कहां पैसा लगा रहा है. बाहर वाले तो हमारे यहाँ बहुत लगा चुके है ना, हमारे पास भी तो पैसा है, हम भी तो दिखाएंगे कहीं लगा के, है ना. तो बाहर वाले जब हमारे यहाँ पैसा लगा रहे थे तो वो एफडीआई था, ठीक है. और अब हमारी बारी आई है, यानी हम लोग पैसा लगाएंगे बाहर, दैट इज व्हाट इज नोन एज ओडीआई. अब बाहर पैसा लगाने के कई तरीके हैं. देखिए, एक होता है ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने उनके शेयर्स में पैसा लगा दिया, यानी हमने फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद लिए. एक होता है डेट, मतलब हमने उनको लोन दे दिया, ठीक है. हम उनसे लोन ले रहे थे तो वो क्या था, ईसीबी, ठीक है. और हम उनको लोन दे रहे हैं तो वो ओडीआई में कवर होगा. तो ओडीआई में आ जाते हैं शेयर, इसके अलावा आ जाता है डेट. इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट. फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब हमने कितना पैसा बाहर लगाया है, ओके. या तो हम शेयर के फॉर्म में लगाएंगे या हम डेट के फॉर्म में लगाएंगे. अगर हम शेयर के फॉर्म में लगा रहे हैं तो वो ओडीआई होगा. और इसके अलावा एक और तरीका होता है बाहर इन्वेस्टमेंट का, दैट इज ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा है हम लोग ने कई बार. ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, किसी एक जगह पैसा ना लगाने की बजाय हमने एक इंटरमीडियरी को पैसा दे दिया और वो इंटरमीडियरी अलग अलग जगह पैसा लगा रहा है. तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों चीजें कवर करेंगे, ठीक है. नाम चैप्टर का ओडीआई है, बट ओडीआई में हम लोग शेयर्स की बात करेंगे. शेयर प्लस डेट, डेट जो होगा जब हमने मिला दिया तो वो कुल मिला के फाइनेंशियल कमिटमेंट कहा जाएगा. और इसके अलावा एक चीज और आती है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. कुल मिला के जब हम लोग पैसा बाहर लगा रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं. देखिए, अब इसी से समझिए, जब एफडीआई था, ये चैप्टर देखो कंपैरेटिवली छोटा है ना. बाहर वाले यहाँ पैसा लगा रहे थे तो कितने नियम कानून थे, है ना. और हम लोग बाहर लगा रहे हैं तो देखो, है ना, जरा से रूल्स रेगुलेशन बना दिए उन्होंने, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ. चलिए, हाँ, बाहर वाले हमारे ऊपर लगाते हैं तो वो एफडीआई है, उन्होंने शेयर्स लिए ना हमारी कंपनी के. हाँ हाँ, रूल्स वो हमारे ऊपर लगाते होंगे, बिल्कुल ठीक है. लेकिन एक्चुअली बेटा रूल्स रेगुलेशन में ना हमारा देश ज्यादा आगे है, हमको ज्यादा दिक्कत है हर चीज में, ठीक है. हाँ, हम लोग इस चीज में ज्यादा आगे हैं, ठीक है. अब जो तुमने बोला वो हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे, ठीक है. नहीं, हम लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोग. चलो, तो कह रहे हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. देखिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. सबसे पहली बात, कौन कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है. इनहैंस द स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ. ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्यों हम अपने देश में ही रहें, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बाहर. Such ventures through easier access to technology, research and development, wider global market and reduce cost of capital. अब जरा ब्रैकेट में आइए, मार्क करिए ये ओडीआई का मतलब क्या होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कवर होगा. क्या एक्वायर कर रहे हैं, देखो, एक्विजिशन ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल और सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम. सबसे पहला पॉइंट पढ़ के बताओ हम कहां पैसा लगा रहे हैं. कह रहे हैं अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, ठीक है. किसी फॉरेन कंपनी के, फॉरेन अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम. अगर आप ध्यान करें तो हमारी कंट्री में भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो सब्सक्राइब करता है वो भी तो मेंबर होता है कंपनी का. इनफैक्ट वो तो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं कंपनी के. तो मान लीजिए फॉरेन में कोई कंपनी बनी, हम उसके सब्सक्राइबर बन गए, तो भी वो मेरा ओडीआई है. फॉरेन की कोई कंपनी है जिसमें हमने इक्विटी कैपिटल ले लिया, तो भी वो मेरे लिए क्या है, ओडीआई है. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड फॉरेन कंपनी. तो लिस्टेड फॉरेन कंपनी अगर है, उसमें अगर हम 10% से ज्यादा लगा रहे हैं तो ओडीआई है, और अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल में हम कुछ भी लगा रहे हैं तो वो ओडीआई है.
और तीसरे में कह रहे हैं हमने शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन हमने कंट्रोल ले लिया, where investment is less than 10% of paid up equity capital of a listed company. I hope now टेक ओवर पढ़ने के बाद आप इतना समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट थ्रू शेयर एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू कंट्रोल में क्या फर्क है। याद आया? एक तरीका होता है किसी कंपनी के शेयर लेके हमने कंट्रोलिंग ले ली, एक तरीका होता है जब हमने शेयर नहीं लिए लेकिन कंट्रोल ले लिया। कंट्रोल मतलब हम ऐसी पोजीशन पे आ गए कंपनी में कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी में कैसे डिसीजंस होने हैं, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होनी है, या डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होने हैं, यानी कि वो कंट्रोलिंग हमारे पास है। ओके, तो ओडीआई में तीन चीजें आती हैं, या तो हम उनके अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाएं, या हम लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा लगाएं, या हम उनकी कंट्रोलिंग ले लें। इन तीन चीजों को क्या कहा जाएगा? ओडीआई। ठीक है, फाइन। अब देखिए लिखा हुआ है आगे, इसके बाद जब मार्क करना तो यहां देखना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगला ब्लॉक मार्क करो। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कह रहे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी अगर हम लोग एक चीज और देख लो फिर उधर लेके चलेंगे। देखो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में आ रहा है फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या आ रहा था? देखिए, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई एंड डेट अदर देन ओपीआई। मतलब चार्ट के हिसाब से देखिए, कंफ्यूज ना होइए। हाँ, ये बताया था हमने आपको। ओडीआई का मतलब क्या हुआ? हमने उनके शेयर्स लिए, या तो अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी के, ठीक है, या तो 10% से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में, और या तो फिर कंट्रोल, या हमने उनके में डेट लगाया। इन दोनों को मिला के कहा जाता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। इसके अलावा हम ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू भी लगा सकते हैं, और इन सबको मिला के कहा जाता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था चैप्टर का नाम, ठीक है, बट उन्होंने रख क्या दिया है? ओडीआई। तो पहली चीज तो यही क्लियर करो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें आएंगी, या तो हम ओडीआई के थ्रू पैसा लगाएं, या हम डेट के थ्रू लगाएं, या ओपीआई के थ्रू लगाएं। ओवर ओडीआई और डेट मिला के फाइनेंशियल कमिटमेंट कहा जाएगा। आई थिंक अब ये क्लियर है, ठीक है, फाइन। तो देखिए तभी उन्होंने वहां पे ब्लॉक में लिखा था ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? फाइनेंशियल कमिटमेंट आएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, और नीचे लिखा है फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या आ जाएगा? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ओपीआई को हम लोग अलग से कंसिडर करते हैं। ओके, फाइन। अब देखिए कौन कौन सी इंडियन एंटिटी है, यहां की कौन सी एंटिटी है जो बाहर पैसा लगा सकती है? एलिजिबिलिटी कह रहे हैं यहां एक कंपनी होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, या फिर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जो यहाँ के हिसाब से बनाई गई है, या फिर वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो जो एलएलपी एक्ट के हिसाब से बनाई गई है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म हो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ये लोग बाहर पैसा लगा सकते हैं। ओके, फाइन। उसी के नीचे देखो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई। अब बात वही आ गई, क्योंकि ओडीआई को हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं ना, इसलिए उनको अदर देन लिख दिया है। ओपीआई कह रहे हैं इट मींस एन इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई इन फॉरेन सिक्योरिटी। कहां पैसा लगा रहे हैं? फॉरेन सिक्योरिटी में, बट नॉट इन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एनी सिक्योरिटी इशूड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन अ आईएफएससी। तो ये सिंपली कह रहे हैं, आप तीन चीजें ध्यान रखना, ये उसी डेफिनेशन को बार बार घुमा के बता रहे हैं। अगर हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो ओडीआई है, अगर हम डेट में पैसा लगा रहे हैं तो वो ओडीआई के साथ मिला के फाइनेंशियल कमिटमेंट है, और अगर इन दोनों के अलावा हम कहीं पैसा लगा रहे हैं, हम बाहर के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, हम बाहर के अदर सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो वो ओपीआई है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट जो हम कह रहे हैं ना, डेट में लगा सकते हैं। डेट में देखो कहां कहां लगा सकते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड। बताओ ये कहां की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं? बाहर की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, बाहर की कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया। ऑल ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, बताओ ये शब्द सुना है कि नहीं? सिक्योरिटाइजेशन, याद करो वो दिन जब आपने ये सीखा था और आपको समझ नहीं आया था कि आपको क्या समझ में आया। याद आया सिक्योरिटाइजेशन क्या था? बताओ कुछ कुछ याद करके। बैंक्स अपने लोन्स बेच देते हैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को, और उसके बदले में वो क्या निकालते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं इन्वेस्टर्स को। याद आया? तो ये कह रहे हैं मान लो बाहर की कंट्री में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे हैं और वो यहाँ के इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, दैट इज ऑल्सो अंडर डेट।
borrowing by firms through loans or depository receipts whose underlying securities are debt security. इतने तरीके की डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जा सकता है. तो अभी तक इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ओडीआई या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें कवर होंगी और हम कहां कहां पैसा लगा सकते हैं. ठीक है, अगला मार्क करिए. इंपॉर्टेंस के हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, वही एक क्वेश्चन हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है ना भी आए क्वेश्चन. आप कह रहे हैं परमिशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बताइए इस लाइन का मतलब. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मे मेक और ट्रांसफर एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया. इतनी लाइन समझ में आई. कौन इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ का रेसिडेंट. कहाँ लगा रहा है, फॉरेन में. किस फॉर्म में लगा रहा है, फाइनेंशियल कमिटमेंट. फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या था, ओडीआई एंड डेट्स. ठीक है, अंडर जनरल परमिशन और ऑटोमेटिक रूट subject to the provisions contained in foreign exchange management overseas investment rules. मतलब इसमें भी वही चीज है, अगर आप ऑटोमेटिक रूट में आ रहे हैं तो आपके पास जनरल परमिशन है, आप आराम से पैसा लगा सकते हो. और अगर आप ऑटोमेटिक रूट में नहीं आ रहे हैं तो आपको अप्रूवल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा और बाहर पैसा लगाने के लिए आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, फाइन. आप कह रहे हैं इसके रूल्स ये हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल, बट ये अपने सिलेबस में है नहीं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल. ठीक है, बस इन्होंने दिया अगर उन रूल्स के हिसाब से है तो ऑटोमेटिक रूट में जाएगा. प्रोसीजर पे आ जाओ. प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. अब अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा. सबसे पहला पॉइंट पढ़ के देखो, क्या करना होगा इनको, फॉर्म एफसी भरना होगा. ठीक है, शॉर्ट में मार्क कर लीजिए. कह रहे हैं सबसे पहली बात, अगर हम फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाह रहे हैं बाहर तो हमको एक फॉर्म भरना होगा. कौन सा, फॉर्म एफसी विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सेकंड कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस अंडर अप्रूवल रूट. अगर मेरा केस अप्रूवल रूट में आ रहा है तो फिर क्या होगा, द एप्लीकेंट शैल अप्रोच देयर डेजिग्नेटेड एडी बैंक हु शैल फॉरवर्ड द प्रपोजल टू रिजर्व बैंक. अब हमें किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक की. यानी हम सबसे पहले फॉर्म एफसी भरेंगे. अगर हम ऑटोमेटिक रूट में है तो मेरा फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम अप्रूवल रूट में होंगे तो वो मेरा फॉर्म किसके पास भेज देंगे, आरबीआई के पास. फिर कह रहे हैं द डेजिग्नेटेड एडी बैंक बिफोर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल shall submit the relevant section of the form FC in the online OID application and transaction number generated by the application shall be mentioned in their reference. तो ये जो आरबीआई को फॉरवर्ड करेंगे उसके साथ हमारा जो फॉर्म हमने भरा है एफसी उसकी कॉपी भी सेंड कर देंगे. चौथे नंबर पे बता रहे हैं, देखो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिट. ये जो मेरा प्रपोजल होगा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, बैकग्राउंड एंड ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, रीजंस फॉर सीकिंग अप्रूवल, हमें क्यों अप्रूवल चाहिए, क्यों ये ट्रांजैक्शन अप्रूवल रूट में आ रहा है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एडी बैंक विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग, प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी. बताओ इसका मतलब क्या हुआ, वायबिलिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी. एक बात बताइए, इंडिया वाले अगर कह रहे हैं कि ठीक है तुम पैसा बाहर भेजो तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हम बाहर सेफ जगह लगाएं कि रिस्की जगह लगाएं. गवर्नमेंट कह रही है अल्टीमेटली पैसा हमारा है, इंडिया का है, तो पहले हमको ये बताओ कि आप जहां पैसा लगा रहे हो वो वाइबल यूनिट है कि नहीं है, पैसा लगाने लायक है कि नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज हम उनको क्या बताएं, बेनिफिट्स विच में अक्रू टू इंडिया थ्रू सच इन्वेस्टमेंट. अब आरबीआई कह रही है ठीक है हम तुम्हें परमिशन तो देंगे, पहले ये बताओ अगर तुम बाहर पैसा लगाओगे तो हमारा क्या फायदा होगा. ठीक है, सेल्फिश देख रहे हो कितने हैं ये. फाइनेंशियल पोजिशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन एंटिटी एंड फॉरेन एंटिटी. मतलब पहले अपनी बताओ तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और जिसके में तुम पैसा लगाने वाले हो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एंड एनी अदर मटेरियल ऑब्जर्वेशन. इतनी सारी चीजें तुम आरबीआई को बताओगे तब आरबीआई तुम्हें अप्रूवल देगी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने के लिए. समझ आ रहा है सबको. ठीक है. रिकमेंडेशंस ऑफ द एडी बैंक विद कंफर्मेशन दैट applicants board resolution or resolution from equivalent body for the proposed transaction is in place. कह रहे हैं ऑथराइज्ड डीलर जिसके थ्रू हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी अप्रूवल है कि नहीं है, उसके क्या रिकमेंडेशंस हैं. ओके. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का इंक्लूडिंग ऑल द सब्सिडरीज ऑफ इंडियन एंटिटी. कह रहे हैं तुम्हारी कौन कौन सी सब्सिडरी है यहाँ पर, बाहर तुम्हारी कोई सब्सिडरी तो नहीं है, इसका पूरा में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो कि तुम्हारी कंपनी की यहाँ कौन कौन सी कंपनीज है, वहां कौन कौन सी कंपनीज हैं. ये सब हम लोग किसको बता रहे हैं, आरबीआई को, तब वो अप्रूवल देगी. फिर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दो हमें फॉरेन एंटिटी का या जो भी और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं.
द प्रपोजल शैल बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये सब कुछ हम सबमिट कर देंगे, अगर ऑटोमेटिक रूट है तब तो तुरंत प्रोसेस हो जाएगा, अगर अप्रूवल रूट है तो हम ये सारी चीजें आरबीआई को बताएंगे, आरबीआई हमको अप्रूवल देगा और तब हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की परमिशन ग्रांट होगी। एनी डाउट? ठीक है, अगले टॉपिक में देखो क्या कह रहे हैं, अपने आप पढ़ के देखो, समझ आ जाएगा। पहले बताओ किसकी अप्रूवल चाहिए और कब चाहिए, पहली लाइन पढ़ो। हम कहां करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट इन पाकिस्तान और अदर ज्यूरिसडिक्शन एज में बी एडवाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहे हैं अब यहाँ आरबीआई से पूछने से कुछ नहीं होगा, किससे पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे भी तुम्हें वहां पैसा लगाने की जरूरत क्या है, वो उससे हथियार खरीद लेंगे, ठीक है, तो इसलिए जनरली ये मना ही हो जाता है, बट स्टिल नॉर्मल अगर वॉर सिचुएशंस होते हैं तो मना हो जाता है, वरना ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। बट ये कह रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में आरबीआई से अप्रूवल लो, लेकिन ऐसी खतरनाक सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। देखो कब अप्रूवल रूट जो हम लोग पढ़ रहे थे, कब लेने पड़ते हैं अप्रूवल, फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय एन इंडियन एंटिटी एक्सीडिंग $1 billion in a financial year shall require prior approval of RBI। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि $1 billion से नीचे वाला ऑटोमेटिक रूट में आ गया, और $1 billion से ज्यादा अगर हम फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाह रहे हैं तो वो अप्रूवल रूट में आया, और किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, आरबीआई की, ठीक है, फाइन। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये देखिए जरा, अच्छा एक बात बताइए, मेरी कंपनी जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, वो बाहर की कंपनी में पैसा लगाना चाह रही है, ठीक है, हमने अप्रूवल भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये मेरी एंटिटी यहां पर वो है बैड डेट है, समझ में आया, यहाँ के बैंक हमारे पीछे पड़े, हमारे पैसा दो, हमारे डेटर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, सॉरी क्रेडिटर हमारे पीछे नहीं छोड़ रहे, और हम कहाँ पैसा लगाने जा रहे हैं, बाहर। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी खुद की हालत खराब है, ऐसे में अगर तुम बाहर पैसा लगाना चाह रहे हो तो मना तो तुम्हें कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग पढ़ो, एनओसी लेनी पड़ेगी, किससे, अपने यहाँ के क्रेडिटर्स से। वो देंगे, नहीं देंगे, क्यों दे सकते हैं, अगर आप ये कहें वो क्यों दे सकते हैं, अगर आप ये कहें कि भैया हम बाहर पैसा लगा रहे हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, उससे रिटर्न आएगा तभी तो तुम्हें भी मिलेगा, अगर वो कन्विंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो आपको बाहर पैसा लगाने नहीं देंगे। तो ये कह रहे हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम लेंडर, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी। पढ़िए जरा, है ओल्ड में है ना, ये सब कुछ नहीं है, मतलब तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो, अरे बाप रे ऐसा कैसे, अच्छा ये सब नहीं है, यही तो काम का था, ओके ओके, जो काम का वो नहीं दिया, एंड तक नहीं है ना ये सब, हम समझ गए, मैं याद आ गया, उसमें शायद वो सब है कि होली ऑन सब्सिडरी कौन है ना, ओके ओके ओके, मेन चैप्टर यही था। चलो एनीवे बर्दाश्त करिए, देखो कहां तक नहीं कॉमन है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ, आप लोग की शक्लों से समझ में आ जाता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम पता चल जाता है, उसमें ऐसी शक्ल आ जाती है ना, जो करना है कल हमारे में है ही नहीं, सुन तो हम रहे समझेंगे है ही नहीं, है ना, हमारे में है ही नहीं, हम क्या करेंगे पढ़ के। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग एन अकाउंट अपीयरिंग एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये कैसा अकाउंट होता है, नॉन परफॉर्मिंग समझ गए, मतलब बैड डेट हो गए हैं, हम यहाँ पे लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हम डिफॉल्टर हैं, विलफुल डिफॉल्टर पहचानते हो, बचपन से जानते हैं आप इनको। शैल ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द लेंडर और रेगुलेटरी बॉडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिफोर मेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट और अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, मोड ऑफ पेमेंट ये है ओल्ड में, ढूंढो, चैप्टर ही डिफरेंट है पूरा, एक्चुअली इनके में ना वो दिया है, प्रोविजंस दिए हैं, और आपके में सिर्फ वो डेफिनेशन वाले में ही खत्म, आपके में और छोटा चैप्टर होगा शायद, है ना, वो ही मुझे लग रहा था, बिकॉज जब मैंने ये देखा ना ये बड़ा था तो मुझे लग रहा था ओल्ड में थोड़ा कम है। चलो एनीवेज, मोड ऑफ पेमेंट बताइए क्या मतलब हो इस टॉपिक का, हम बाहर पैसा कैसे लगा रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं, या तो बैंक से भेज दो, दूसरा बताओ कैसे भेज रहे हैं, बताइए कैसे था,
याद है जो हमारा वो अकाउंट थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, एनआरएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, कह रहे उसमें जो पैसा पड़ा है या तो उससे बाहर इन्वेस्टमेंट कर दो। तीसरा है भाई स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, ये क्या है? उनके शेयर लेके अपने शेयर दे दो, ठीक है। और चौथा क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं, एडीआर जीडीआर, ठीक है। एडीआर जीडीआर भी तो यही हुआ, अगर हम उनके एडीआर खरीद रहे हैं मतलब हम उनको पैसा दे रहे हैं। ये 4 तरीके होते हैं मोड ऑफ पेमेंट के। ओके, ओल्ड वाले एक बार देख के देखो, ये सब कोई टॉपिक नहीं है। मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई, ये सब कुछ नहीं है, पक्का। ये है, ये देखो, देखो देखो अच्छी आंखों से देखो। हम घर भेज देंगे आपको इसलिए बोल रहे हैं, हम ये बोल दे रहे हैं कि फिर ठीक है घर जाओ, फिर अगर बीच में कुछ छूट गया तो हमसे मत कहना। अब आप कहेंगे नहीं हम बर्दाश्त कर ले रहे, कोई बात नहीं। ट्रस्ट सोसाइटी नहीं है, ठीक है, मतलब इट्स योर विश, अगर आप चाहें तो चले जाइए, अब चाहें तो बैठे रहिए। क्या चाहेंगे? बैठे ही रहो, 15-20 मिनट की बात और है। हम लोग को अकेला छोड़ के जाओगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। ये बेचारे मासूमों की सोचो, वो स्कूल में नहीं होता था, हमने बताया था ना कि किसी एक के पेरेंट्स आके ले जाते थे, तो दूसरे बच्चों का कितने बेचारे रुआसे हो जाते थे, इनके ले गए हम बैठे रह गए, है ना। और वो बच्चा कितने एटीट्यूड में जाता था, हमारे तो आ गए, हम जा रहे हैं, तुम लोग भुगतो, है ना। ऐसा मत करना, हमारा साथ मत छोड़ना, बैठे रहो, साथ में चलेंगे। मोड ऑफ पेमेंट के बाद आइए, अच्छा ये क्या लिखा है, कह रहे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कैश इज नॉट परमिटेड, कह रही कैश में ना, तो ये 4 तरीके हैं, या तो बैंक से पैसा भिजवा दो, या तो जो आपके वो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे उनसे भिजवा दो, या तो उनके शेयर लेके अपने शेयर दे दो, या एडीआर जीडीआर खरीद लो। दीज आर द मोड्स ऑफ पेमेंट। इसके बाद आओ प्राइसिंग पे। प्राइसिंग, अब ये कुछ खास टॉपिक्स है नहीं, देख लीजिए, बस इतना मार्क कर लीजिए। कह रहे हैं द एडी बैंक, एडी बैंक समझ रहे हो ना, बार बार आ रहा है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक, जिनके थ्रू सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिफोर फैसिलिटेटिंग एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन शैल इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल, बाहर पैसा लगाने के पहले ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स जो है वो देखने पड़ेंगे। हमने जैसे ही बोला सारे ओल्ड वाले भाग गए ऑनलाइन। हाँ देखो, आई थिंक ये जो 2 बच्चे हैं वो न्यू वाले हैं, कितने चालाक बच्चे। तुम लोग तो फिर भी अच्छे हो, हमारे साथ नहीं छोड़िए, तुरंत भाग गए सब, अभी थे 7-8 थे। अरे बाप रे, चलो कुछ ऐसा पढ़ा दें जो ओल्ड में भी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स टू बी टेकन बाय एडी बैंक, दे शैल बी गाइडेड बाय द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी व्हिच में inter alia provide for taking into consideration the valuation as per internationally accepted pricing methodology। कह रहे हैं किस प्राइस पे हम उनको शेयर देंगे, ये डिपेंड करेगा कि प्राइसिंग मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी है उस प्राइसिंग के हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा और उस प्राइस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्राइसिंग समझ रहे हो, जैसे उनका जो शेयर है वो कितने रुपए पे हमको मिलेगा, उसके लिए इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बस कह रहे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। बस अब ये मत करना ट्रांसफर ऑन लिक्विडेशन रीस्ट्रक्चरिंग, ये सब कुछ नहीं करना, ये मार्क कर लो। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक बच्ची बची है बस ऑनलाइन में, हो सकता है वो भी चली गई हो, बंद कर दो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कह रहे हैं देखिए ये जो रेसिडेंट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज क्या हैं। सबसे पहले कह रहे हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्वायरिंग इक्विटी कैपिटल इन फॉरेन एंटिटी विच इज नोन एज ओडीआई शैल सबमिट द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 6 months। यानी सबसे पहले उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसका उनको एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा, किसके पास, ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास। द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी रिटेन्ड बाय एडी बैंक, ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट, एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करे हैं ये कौन अपने पास रखेगा, एडी बैंक रखेगा। who shall monitor the receipt of required document and satisfy themselves about the bona fides of the documents so received।
कुल मिला के कह रहे हैं अगर आपने कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स किसके पास सबमिट करने पड़ेंगे, एडी बैंक के पास। फिर थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था उनको कौन सा फॉर्म भरना था, फॉर्म FC शैल बी सबमिटेड अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग UIN। UIN इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। द एडी बैंक आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट द डिटेल्स इन OID एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ UIN। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडी बैंक अपने पास रखेगा और पूरे अप्रूवल होने के बाद आपको UIN जो है वो अलॉट कर देगा। उसके बाद देखिए एनी रेमिटेंस टुवर्ड्स फॉरेन एंटिटी शैल बी फैसिलिटेटेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग UIN। यानी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट ना हो जाए, ठीक है। ये 6th पॉइंट देखो, कह रहे हैं द अलॉटमेंट ऑफ UIN डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन एंटिटी। मतलब ये जो UIN नंबर मिल रहा है, क्या इसका मतलब अप्रूवल रूट में अप्रूवल मिल गई RBI की? नो, उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर था। ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को फॉलो करनी है बाहर के लिए। हाँ बेटा, हाँ, ये नॉर्मल रेफरेंस नंबर है, कोई भी किसी भी रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये आपका नंबर रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ओके फाइन। अब मार्क करिए मैनर ऑफ मेकिंग ODI बाय इंडियन एंटिटी। देखो ओल्ड में है, चलो कोई नहीं। देखिए किस तरह से हम लोग पैसा लगा सकते हैं बाहर। सबसे पहला तरीके पैसा लगाने का देखिए क्या है, हमने उनकी कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर दिया, मतलब वी हैव बिकम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, हमने उनके शेयर खरीदे बिडिंग या टेंडर प्रोसीजर के थ्रू, ये याद आया, बिडिंग और टेंडर प्रोसीजर, यानी उन्होंने शेयर्स अपने बेचे और बिडिंग मैकेनिज्म के थ्रू हमने उनके शेयर खरीद लिए, ठीक है। तीसरा तरीका देखो, हमने उनके शेयर कैसे एक्वायर करे, बाय राइट इशू और बोनस इशू, यानी मेरे पास उनके ऑलरेडी शेयर्स थे, अब उन्होंने राइट इशू निकाला, उन्होंने बोनस शेयर इशू करे तो हमें और शेयर्स मिल गए। ये टॉपिक क्या आपको समझ में आया कि हमें कैसे पैसा मिल रहा है, सॉरी हम शेयर्स हमें कैसे मिल रहे हैं। या तो मेमोरेंडम सब्सक्राइब करके हमने शेयर ले लिए, या तो उन्होंने बेचे तो हमने ले लिए, या तो उन्होंने राइट शेयर या बोनस शेयर्स निकाले तो हमने ले लिए। फोर्थ कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन, मार्क करना, कैपिटलाइजेशन टूवर्ड्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स इंडियन एंटिटी फ्रॉम फॉरेन एंटिटी। ये पॉइंट ध्यान से समझिए। मान लीजिए फॉरेन एंटिटी ने इंडिया की कंपनी से कोई लोन लिया है, ध्यान से समझना, किसने लोन लिया है, फॉरेन एंटिटी ने। अब वो फॉरेन एंटिटी पैसा वापस करेगी, तो फॉरेन एंटिटी कह रही है तुमको पैसा वापस करने की बजाय हम शेयर दिए दे रहे हैं, ये इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। ये बात समझ में आई? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड्स जिसके थ्रू हम शेयर ले सकते हैं फॉरेन एंटिटी के, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था, देखो हमने मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा तो हमने शेयर्स ले लिए। दूसरा था बिडिंग प्रोसेस, उन्होंने शेयर इशू करे हमने ले लिए। तीसरा राइट या बोनस के थ्रू हमने ले लिए। चौथा क्या था, उनके लोन को उन्होंने शेयर में कन्वर्ट करवा दिया। पांचवा क्या है, स्वैप ऑफ शेयर्स, मतलब हमने उनके शेयर ले लिए, उन्होंने हमारे शेयर ले लिए। और छठवां क्या था, मर्जर डिमर्जर, दो कंपनीज का मर्जर हुआ और उसके अगेंस्ट हमको शेयर्स मिल गए। इस तरीके से हम बाहर की कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। क्लियर? ओके। अब क्या क्या बचा है इसमें, फाइनेंशियल सर्विस बचा है, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड, आई डोंट नो व्हाई आई एम रिमेम्बरिंग, ये टॉपिक शायद ओल्ड में हमने देखा है, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट एंड सोसाइटी का, एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, इसमें इतना तो करना भी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। बस 3-4 टॉपिक जो हैं ये हम लोग कल करेंगे। ओके फाइन। ओल्ड वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, देख लेना। ये तो चले गए धोखेबाज, सब चले गए, एकदम खटाक से सब चले गए, हमने भी बंद कर दिया। आप ऐसे कैसे बीच में चले गए? अब कभी ऐसे काम का टॉपिक